हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन चित्रकला। ठीक, आज हम मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है इसको देखते हैं। ठीक, तो मध्यकाल को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, कौन कौन से? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो समय है वो है 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक, अब देखिए जो उत्तर मध्यकाल का समय है वो 1000 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। ठीक, अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल से संबंधित गुफाएं। ठीक, पूर्व मध्यकाल से संबंधित दो गुफाएं हैं, वो एक सित्तनवासल और एक एलोरा। ठीक, अब देखिए उत्तर मध्यकाल से संबंधित शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो उत्तर मध्यकाल से संबंधित शैलियाँ पाल शैली, जैन शैली और अपभ्रंश शैली। ठीक, अब देखिए लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो लघु चित्रकला की शुरुआत मध्यकाल से हुई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल की कितनी शैलियाँ प्रचलित थी। ठीक, पूर्व मध्यकाल की 3 शैलियाँ प्रचलित थी, एक शिखर, द्रविड़ और चालुक्य। ठीक है, अब देखते हैं चित्रसूत्र कब चित्रित हुआ। चित्रसूत्र कब चित्रित हुआ? तो वो पूर्व मध्यकाल में चित्रित हुआ था। ठीक, अब जो पाल शैली उसका जो समय है 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक। ठीक, अब हम देखते हैं पाल शैली के बारे में कुछ चीज़ें। पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक, पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित थी। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल पाल थे। ठीक, कौन? गोपाल पाल। अब हम देखते हैं पाल शैली किसके काल में स्वर्ण चरम पर पहुंची थी? पाल शैली किसके काल में स्वर्ण चरम पर पहुंची थी? तो वो है धर्मपाल और राजा देवपाल के समय में ये स्वर्ण चरम में पहुंची थी। ठीक है, अब हम देखते हैं धर्मपाल को किस शैली का संस्थापक माना जाता है? तो धर्मपाल को पाल शैली का संस्थापक माना जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं पाल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में। ठीक, तो पाल शैली के कुछ प्रसिद्ध जो चित्रकार थे वो धीमान एवं वित्तपाल थे। ठीक, कौन? धीमान और वित्तपाल। अब हम देखते हैं पाल शैली का जो प्रमुख केंद्र था कौन सा था? तो पाल शैली का प्रमुख केंद्र वो नेपाल, बंगाल और बिहार था। ठीक है, मध्यकालीन चित्रकला जो थी, क्या मध्यकालीन चित्रकला पोथी चित्रकला के लिए जानी जाती थी। इसका जो समय है 700 से 1600 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए पाल शैली के कुछ चित्रित ग्रंथों के बारे में देख लेते हैं। तो पाल शैली के चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो है कौन? पंचशिखा। क्या? पंचशिखा, करणदेव गुहा, साधनमाला, गंधव्यूह, महायान, बौद्ध पोथियाँ, प्रज्ञा पारमिता। क्या? प्रज्ञा पारमिता आदि। ठीक है, इतनी जो थी वो चित्रित ग्रंथ थे पाल शैली के। ठीक, अब देखिए पाल शैली का अंतिम शक्तिशाली शासक या राजा कौन था? तो पाल शैली के जो अंतिम शक्तिशाली शासक था, राजा था, वो राजा रामपाल। क्या? राजा रामपाल थे, जो जिसका समय है 1084 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में
अब हम देखते हैं पाल शैली को और किस नाम से जानते हैं। तो पाल शैली को नाग शैली के नाम से भी जानते हैं। पाल शैली में कितने चश्म चेहरों की अधिकता है। तो पाल शैली में 1.25 चश्म चेहरे की आवश्यकता है। कितनी? 1.25 चश्म चेहरे की आवश्यकता है। ठीक। अब देखते हैं कि कागज का आविष्कार किस काल में और कहाँ हुआ। तो कागज का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं सदी में भारत में हुआ था। ठीक। अगर विश्व में पूछे तो विश्व में चीन में हुआ था। ठीक है। कहाँ? चीन में। अब देखिए मध्यकाल में 14वीं सदी में भारत में कागज का आविष्कार हुआ था। अब देखिए जो पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु है वह क्या है। पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु वो है बौद्ध। ठीक। अब देखिए पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई। तो पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई। तो ताल पत्र पर। ठीक। किस पर? ताल पत्र पर। अब देखिए पाल शैली की रेखाओं पर किस कला का प्रभाव पड़ा। तो वो है अजंता का। पाल शैली की सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई। तो वो काले रंग से बनाई गई थी। ठीक है। अब देखिए पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ। तो पाल शैली में स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखते हैं भारत में पाल शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ हैं। कहाँ हैं? कलकत्ता में हैं। ठीक। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं पाल शैली के चित्रों की माप क्या थी। तो लंबाई कितनी थी? 22.25 इंच और चौड़ाई जो थी 2.25 इंच थी। ठीक। अब पाल शैली के चित्र विदेश में किस संग्रहालय में स्थित हैं। क्या? पाल शैली के चित्र विदेश में किस संग्रहालय में हैं। ठीक। तो बोस्टन संग्रहालय लंदन। क्या? बोस्टन संग्रहालय लंदन। ठीक है। अब देखिए किस शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं होते। तो वो है पाल शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं होते। अब हम देखते हैं पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया। क्या? पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया। तो हेलन रूबिसो ने। क्या? हेलन रूबिसो ने। अब देखिए पाल साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ। पाल साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ। तो हमारा आंसर क्या है? माल्या जिले के गौद नामक स्थान पर। कहाँ? माल्या जिले के गौद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक। अब हम देखते हैं विक्रमशिला महाविद्यालय भागलपुर का निर्माण किसने कराया। विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण किसने कराया। तो हमारा आंसर क्या है? धर्मपाल ने करवाया था। ठीक। अब देखिए पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना कहाँ हुई। हमारा प्रश्न है पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना कहाँ हुई। तो पांडुलिपियों की रचना नालंदा, महाविहार तथा विक्रमशिला में हुई। ठीक। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव किसने रखी। तो प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव धर्मपाल ने रखी थी। ठीक। अब अगला प्रश्न है जो है बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया। क्या है? बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो हमारा आंसर क्या है? देवपाल। ठीक। कौन? देवपाल, जिसका समय था 815 ईस्वी से 855। ठीक है। अब हम देखते हैं कल्पतरु के समान कौन से शासक माने जाते थे। क्या?
कल्पतरु के समान कौन से शासक माने जाते? तो हमारा आंसर है धर्मपाल। ठीक, अब देखिए धर्म संरक्षक किस शासक को माना जाता है? क्या धर्म संरक्षक किस शासक को माना जाता है? तो हमारा आंसर क्या है? धर्मपाल को, जो 770 से 815 तक थे। ठीक, अब देखिए देवपाल तथा धर्मपाल के आश्रम में कौन सा कलाकार कार्य करता था? तो धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल। क्या धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल, तो ये दो कलाकार थे जो धर्मपाल और देवपाल के आश्रम में कार्य करते थे। ठीक, अब देखिए धीमान और वित्तपाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे काष्ठ मेटल और मूर्ति कला के लिए। ठीक, अब देखते हैं वित्तपाल कहाँ निवास करता था? तो वित्तपाल बंगाल में निवास करता था। कहाँ? बंगाल में निवास करता था। अब देखो महिपाल का शासन समय क्या था? क्या महिपाल का शासन समय क्या था? तो 922 से 1040 ईस्वी तक। क्या 922 से 1040 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम देखते हैं महिपाल के प्रपौत्र का क्या नाम था? महिपाल के प्रपौत्र का क्या नाम था? तो हमारा आंसर है राजा रामपाल, जिसका समय 1084 से 1123 ईस्वी था। ठीक है, अब हम देखते हैं पाल शैली के चित्र किस पर प्राप्त होते हैं? क्या पाल शैली के चित्र किस पर प्राप्त होते थे? तो वो है पोथियों पर। ठीक है, पाल शैली के चित्र पोथियों पर प्राप्त होते थे। अब देखिए महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां किस पर लिखी गई? क्या महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां किस पर लिखी गई? तो हमारा आंसर है वो तालपत्र पर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तालपत्र पर किस लिपि में पोथियां लिखी गई? क्या तालपत्र पर किस लिपि में पोथियां लिखी गई? ठीक, तो वो है देवनागरी लिपि में पोथियां लिखी गई थी। ठीक है, अब देखिए ये पोथियां कहाँ लिखी गई? क्या ये पोथियां कहाँ लिखी गई? तो हमारा आंसर है बंगाल में। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है पोथियों के पृष्ठों के बीच में किन रंग का प्रयोग हुआ? पोथियों के पृष्ठों के बीच में किन रंग का प्रयोग हुआ? तो लाल, ठीक, नीला और सफ़ेद। लाल को सिंदूर रंग, हिंगुल रंग तथा महावर रंग के नाम से भी जानते हैं, और नीला को लाजवर्दी या फिर नील रंग के नाम से सफ़ेद में खड़िया आता है। ठीक है, अब देखिए काला, पीला तथा मूल रंगों के मिश्रण का प्रयोग हुआ था। ठीक, अब देखो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? तो वो पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक, अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म में महायान देवी देवताओं के चित्र किस आकार के थे? क्या बौद्ध धर्म में महायान देवी देवताओं के चित्र किस आकार के थे? तो हम कह सकते हैं 1 या 2 इंच वर्गाकार के थे। ठीक, क्या 1 या 2 इंच वर्गाकार के थे। अब देखिए गंधव्यूह में कुल कितने चित्र हैं? तो गंधव्यूह में कुल 126 चित्र हैं। अब देखिए पाल पांडुलिपियों का मुख्य विषय क्या है? तो पाल पांडुलिपियों का मुख्य विषय प्रज्ञा पारमिता है। क्या प्रज्ञा पारमिता। अब देखो चीनी यात्री फायान ने बंगाल के किस स्थान पर प्रारंभिक ताड़पत्री चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया? तो वो है
तमरालीपट नामक स्थान पर। कहाँ? तमरालीपट नामक स्थान पर। अब देखिए, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? वाह, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? तो वो आया था 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ही भारत आया था। ठीक है। अब देखते हैं 16वीं शताब्दी में अकबर का राजपूत जनरल कौन था? क्या? 16वीं शताब्दी में अकबर का राजपूत जनरल कौन था जो बंगाल का गवर्नर बना? तो वो था राजा मान सिंह। कौन? राजा मान सिंह। अब हम देख लेते हैं जैन शैली या अपभ्रंश शैली। ठीक है। जैन शैली को कई नामों से हम जानते हैं। जैसे जैन शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से जानते हैं। ठीक। गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, सुलिपि शैली और पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जानते हैं। इसका जो समय है 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, किस शैली की रेखा कोणात्मक लिए है? क्या? किस शैली की रेखा कोणात्मक लिए है? तो हमारा आंसर क्या है? जैन शैली की। अब देखिए, किस शैली की रेखाएं ज्यामितीय आकार की हैं? क्या? किस शैली की रेखाएं ज्यामितीय आकार की हैं? तो जैन शैली की। ठीक। किस शैली की? जैन शैली की। अब देखिए, अपभ्रंश शैली को जैन शैली नाम किसने दिया? तो राय कृष्ण दास ने। किसने? राय कृष्ण दास ने। अब देखो, अपभ्रंश शैली को किस रूप में जानते हैं? क्या? अपभ्रंश शैली को किस रूप में जानते हैं? तो हमारा आंसर क्या है? बिगड़ी हुई कला के रूप में। ठीक। क्योंकि अपभ्रंश शैली को टूटी हुई शैली भी कहते हैं, इसलिए इसे बिगड़ी हुई कला के रूप में भी जानते हैं। अब जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, जैन कला का एक नाम और क्या है? जैन कला के एक नाम और गुर्जर कला, ये नाम पर्सी ब्राउन ने दिया था। ठीक। क्या? गुर्जर कला, गुज्जर कला। अब देखिए, पार्श्वनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया? क्या? पार्श्वनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया? तो हमारा आंसर है नीले रंग से बनाया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। ठीक। नेमिनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया? काला। अब देखिए, महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया? तो पीला। ऋषभनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया? तो वो है स्वर्ण रंग। ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश शैली में कितने चश्म चेहरे होते हैं? तो वो है 1.25 चश्म चेहरे। ठीक है। अपभ्रंश शैली में 1.25 चश्म चेहरे होते हैं। अब देखिए, परवल की तरह आँख किस शैली की विशेषता है? क्या? परवल की तरह आँख किस शैली की विशेषता है? तो वो है अपभ्रंश या जैन शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक। इस शैली में आँखें बड़ी होती हैं और वह गालों से बाहर निकली हुई होती। ठीक है। ये इस शैली की प्रमुख विशेषता, आँखों से ही पहचान होती है शैली की। ठीक। अब देखिए, रुई की ढेर की तरह बादल किस शैली की विशेषता है? रुई की ढेर की तरह बादल किस शैली की विशेषता है? तो हमारा आंसर अपभ्रंश या जैन शैली की। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गुड्डे की आकृति की तरह पशु पक्षी और पेड़ पौधे किस शैली में चित्रित किए गए? क्या? गुड्डे की आकृति की तरह पशु पक्षी पेड़ पौधे किस शैली में चित्रित किए गए? तो किस शैली में?
अपभ्रंश या जैन शैली में चित्रित किए गए थे। ठीक है, अब देखिए, आप अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सीना किस शैली की विशेषता है? क्या अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सीना किस शैली की विशेषता है? तो वो है अपभ्रंश या जैन शैली की मुख्य विशेषता है। जैन शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? अलंकारिता। क्या? अलंकारिता। अब देखिए, जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ तथा प्रसिद्ध है? कौन सा? कल्पसूत्र ग्रंथ, यह श्रेष्ठ ग्रंथ है जैन शैली का। ठीक, अब देखते हैं, जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ प्राचीन है? क्या? जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ प्राचीन है? हमारा आंसर श्वेतांबर जैन संप्रदाय का निशीथ चूर्ण ग्रंथ। ठीक, जिसका रचना काल समय है 1100 ईस्वी। ये तालपत्र पर चित्रित ग्रंथ है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? क्या? जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आता है हमारा बसंत विलास, कलिकाचार कथा, पंच जैन तीर्थंकर, ठीक, आदि। कौन कौन से? बसंत विलास, कलिकाचार कथा, पंच जैन तीर्थंकर आदि। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, वो है कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश में प्रति किसको और कहाँ मिली? क्या? कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश में प्रति किसको और कहाँ मिली? तो वो 1465 ईस्वी में जौनपुर में सारा भाई मणिक लाल को मिली। ये ग्रंथ कागज पर चित्रित है। ठीक, बसंत विलास की एक प्रति, क्या? बसंत विलास की एक प्रति कहाँ से प्राप्त हुई? तो अहमदाबाद से। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुई? अहमदाबाद से। ये सूती कपड़े पर चित्रित है। ठीक, कहाँ? अहमदाबाद से प्राप्त हुई और सूती कपड़े पर चित्रित है। अब देखो, जैन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो जैन कला का प्रमुख केंद्र जौनपुर है। ठीक, कहाँ? जौनपुर। अपभ्रंश शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो अपभ्रंश शैली में सुनहरे रंग की प्रधानता है। अब हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या? कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर। ठीक, क्या? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। ठीक, कौन थे? ऋषभदेव। अब देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। ठीक, अब हम देखते हैं, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। अब देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला थी। ठीक, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी जो थी यशोदा थी। पत्नी का जो नाम था यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी। ठीक, इनके बचपन का जो नाम था वर्धमान था। ठीक,
महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, यानी कि अर्धमागधी भाषा में। ठीक, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। अब महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। ठीक, कौन? जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाह के पुत्री चंपा थी। कौन? प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाह की पुत्री चंपा थी। ठीक है, अब देखिए पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई थी। ठीक, पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व हुई थी। वो भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक है श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक, दूसरी जैन सभा बल्लभी गुजरात में 512 में देववर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। अब देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। ठीक, मृत्यु को निर्वाण भी कहते हैं, जो 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। ठीक, आइए हम देखते हैं जैन शैली में किस रंग की प्रधानता थी। ठीक, जैन शैली में किस रंग की प्रधानता है? तो वो है पीले रंग की। किस रंग की? पीले रंग की। इन दोनों शैली का मुख्य अंतर केवल रंग ही है। ठीक है, जैन शैली का पता कहाँ से लगा? तो चित्रित जैन ग्रंथों से। अब देखिए अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली किसने कहा? तो श्री N.C. मेहता ने। ठीक, किसने? श्री N.C. मेहता ने कहा था। अब देखिए कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहाँ और कब मिली? ठीक, तो वो मांडू से 1439 में। ठीक, कहाँ मिली? तो मांडू में मिली थी। कब मिली? 1439 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए अपभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रमुखता है? अपभ्रंश शैली में अपभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रमुखता है? तो लाल, नीले और सुनहरे रंगों की प्रमुखता है। अब देखिए श्वेतांबर जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो हमारा जो है 10 वैकालिक, लघुवृत्ति, त्रिषष्टि, श्लाका पुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, निशीथ चूड़ी, अंग सूत्र, संग्रहणी सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, श्रावक प्रतिक्रम चूड़ी, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी, कल्पसूत्र तथा कथा रत्न सागर हैं। ये सभी ग्रंथ तालपत्रों पर बने हैं। ठीक, अब देखिए जैन या अपभ्रंश शैली में चित्र किस पर बने हैं? वो तालपत्र, कपड़े तथा कागज पर बने
मध्यकाल किन भाषाओं का रचना काल है? ठीक, क्या मध्यकाल किन भाषाओं का रचना काल है? तो वो है प्राकृत भाषाओं का रचना काल है। अब देखिए मध्यकाल में कौन सी ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना हुई? तो हमारा आंसर डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में। क्या? डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में। अब देखो अपभ्रंश शैली की सचित्र पोथियां किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा आंसर है जैन धर्म से संबंधित है। अब देखो अपभ्रंश शैली के चित्र कौन कौन से हैं? तो अपभ्रंश शैली के चित्र कौन कौन से हैं? बसंत विलास, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, कल्पसूत्र, मार्कंडेय पुराण आदि। ठीक है। अब देखो बसंत विलास चित्र किस शासक के समय का है? क्या बसंत विलास चित्र किस शासक के समय का है? तो हमारा आंसर है गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय का है। अब देखो बसंत विलास कालिदास की किस महान काव्य रचना पर आधारित है? क्या है? ऋतुसंहार। बसंत विलास कालिदास की किस महान काव्य रचना पर आधारित है? तो ऋतुसंहार। ठीक है। अब हम देखते हैं अपभ्रंश शैली में किन दो वैष्णव ग्रंथों का निर्माण किया गया? क्या अपभ्रंश शैली में किन दो वैष्णव ग्रंथों का निर्माण किया गया? तो हमारा आंसर मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती का। क्या? मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती का। अब देखते हैं हम अपभ्रंश शैली में किस ग्रंथ पर आधारित कामशास्त्र से संबंधित चित्र बनाए गए हैं? क्या अपभ्रंश शैली में किस ग्रंथ पर आधारित कामशास्त्र से संबंधित चित्र बनाए गए हैं? तो हमारा आंसर रति रहस्य और कामसूत्र पर आधारित। क्या? रति रहस्य और कामसूत्र पर आधारित। ठीक है। अब देखिए जैन कला के किस क्षेत्र की है? क्या जैन कला भारत के किस क्षेत्र की है? तो हमारा आंसर है पश्चिम क्षेत्र की। ठीक है। अब हम देखते हैं जैन चित्र कागज पर कब बने? तो जैन चित्र कागज पर 15वीं शताब्दी में बने। क्या? 15वीं शताब्दी में बने। अब देखो जैन चित्रकला कहलाती है, क्या कहलाती है? पोथी चित्र। जैन चित्रकला पोथी चित्र कहलाती है। अब देखो अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? तो अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म रहा। क्या? वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म रहा। अब हम देखते हैं जैन शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जैन शैली के चित्र जो हैं वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो नग्नावस्था में रहते थे। अब देखिए जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी रही? तो कैसी रही? गहरी लाल। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? क्या जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? तो वो है 11वीं से 15वीं सदी तक। ठीक। क्या? 11वीं से 15वीं सदी तक। अब देखिए गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ? तो गुजरात शैली का बीजारोपण गुजरात में ही हुआ था। ठीक है। अब देखो गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो वो जैन शैली के नाम से जाना जाता है। अब देखो गुजरात शैली का चित्रण काल क्या है? क्या है? 15वीं सदी है।
अब जैन शैली को गुजरात शैली नाम किसने दिया? तो जैन शैली को गुजरात शैली नाम एन.सी. मेहता ने दिया था। ठीक, एन.सी. मेहता का जो पूरा नाम है नाना लाल चमन लाल मेहता। ठीक, अब देखते हैं जैन शैली या प्रभंस शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? तो वो आनंद कुमार स्वामी तथा लामा तारानाथ ने पश्चिमी भारतीय शैली कहा था। किसने? आनंद कुमार स्वामी तथा लामा तारानाथ ने ही कहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं अपभ्रंश शैली या जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, मांडू, मालवा या फिर जौनपुर। ठीक है, अब देखिए खाली जगह, क्या खाली जगह से निकली हुई आँख किस शैली की विशेषता है? क्या खाली जगह से निकली हुई आँख किस शैली की विशेषता है? तो वो हमारा आंसर है जैन शैली की। क्या है? जैन शैली की। अब देखिए अपभ्रंश शैली या जैन शैली के चित्र उत्तर प्रदेश में किस संग्रहालय में स्थित? अपभ्रंश शैली या जैन शैली के चित्र उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में हैं? तो कहाँ है? भारत कला भवन, बनारस। बनारस को वाराणसी ठीक बोलते हैं। अब हम देखते हैं अपभ्रंश या जैन शैली के चित्रों में मुख्य रूप से कौन चित्रित हैं? तो महावीर स्वामी तथा जैन तीर्थंकर। अपभ्रंश जैन चित्र किस आकार में हैं? क्या अपभ्रंश या जैन शैली के चित्र किस आकार में हैं? तो वो है चौकोर आकार में। किसमें? चौकोर आकार में। अब देखिए अपभ्रंश जैन शैली किस शैली में विलुप्त हुई? तो वो है राजस्थान शैली में विलुप्त हुई। ठीक है, अब देखिए लय और गति का पूर्ण अभाव किस शैली में है? क्या लय और गति का पूर्ण अभाव किस शैली में है? तो हमारा आंसर है जैन शैली में। अब देखिए जैन शैली में किस शैली का प्रभाव पड़ा? क्या अपभ्रंश या जैन शैली में किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो वो है ईरानी शैली का। ठीक, किसका? ईरानी कला का। अब देखिए जैन शैली के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है या कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक, तो वो है गुजरात। क्या जैन शैली के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो है गुजरात से। ठीक, अब देखिए प्राकृत भाषाओं का रचनाकाल कहा गया है? क्या प्राकृत भाषाओं का रचनाकाल कहा गया है? तो वो है मध्यकाल को। किसको? मध्यकाल को कहा गया है। अब हम देखते हैं ग्रामीण और ग्राम्य शैली के नाम से पुकारा गया। क्या ग्रामीण और ग्राम्य शैली के नाम से पुकारा गया? तो उसको हम अपभ्रंश शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कपड़े पर बने चित्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पटचित्र। पटचित्र किस क्षेत्र में या कहाँ बनाए जाते थे? आप कमेंट में बताइए। अब देखिए बाल गोपाल स्तुति या अपभ्रंश शैली के प्रमुख चित्र हैं। अपभ्रंश या जैन शैली के प्रमुख चित्र हैं। ठीक, बाल गोपाल स्तुति। देखिए बाल गोपाल स्तुति जो बोस्टन संग्रहालय में स्थित है, संग्रहित है, लिखी गई है कागज पर। ठीक, किस पर? बाल गोपाल स्तुति कागज पर लिखी गई है। अब देखो बेरूल के भित्ति चित्र को किस शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है? किसका माना जाता है? अपभ्रंश शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। अब देखो स्वर्णिम रंग का प्रयोग पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में कब दिखाई देता है? क्या स्वर्णिम रंग का प्रयोग पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में कब दिखाई देता है?
तो मध्यकाल में 14वीं सदी में दिखाई देता है। अब देखो पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृतियाँ की बनावट कैसी थी? तो कैसी थी? गुड्डे गुड़ियों जैसी। कैसी? गुड्डे गुड़ियों जैसी थी। अब हम देखते हैं पश्चिम भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट कैसी है। क्या? पश्चिम भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट कैसी है? तो हमारा आंसर क्या है? जकड़ी हुई एवं ऐंठन युक्त। क्या? जकड़ी हुई एवं ऐंठन युक्त। ठीक है। अब देखो पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है? क्या? पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है? तो वो बनी है बाह्य रेखा काली स्याही से कलम द्वारा बनाई गई है। ठीक। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, तीर्थंकर देवताओं में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया? तो वो प्रतीकात्मक रंगों का प्रयोग किया गया। अब देखिए त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? क्या? त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो हमारा आंसर क्या है? हेमचंद्राचार्य। क्या? हेमचंद्राचार्य। अब देखो उत्तर मध्यकाल में बने चित्रों को कितने भागों में बांटा गया? क्या? उत्तर मध्यकाल में बने चित्रों को कितने भागों में बांटा गया? तो वो है 3 भागों में। कौन कौन से? बौद्ध शैली के पुस्तकों के चित्र में, या जैन शैली के पुस्तकों के चित्र, या सुलिप शैली के पुस्तकों के चित्र। ठीक। अब देखो कल्पसूत्र की कौन सी प्रति स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है? क्या? कल्पसूत्र की कौन सी प्रति स्वर्णाक्षरों में लिखी गई है या फिर लिखित है? ठीक। तो वो जौनपुर के बादशाह हुसैन सरकी के समय में। क्या? जौनपुर के बादशाह हुसैन सरकी के समय में चित्रित 1465 ईस्वी की प्रति जो बड़ौदा। क्या? बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। ठीक। अब देखिए किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से स्याही से बनाया गया था? तो वो अपभ्रंश शैली। प्रश्न है हमारा, किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से स्याही से बनाया गया? तो वो है अपभ्रंश शैली। अब देखिए जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता होती है? तो जैन शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता होती है। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो लाल, नीला और पीला। ठीक। ये जो 3 मुख्य रंग होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं, बिना किसी अन्य रंगों की सहायता से अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक का चित्रण कैसा है? क्या? पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? क्या? प्रकृति का चित्रण कैसा है? तो हमारा आंसर अस्वाभाविक। ठीक। क्या? अस्वाभाविक है। अब देखो पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया? तो वो है गौड़ शैली को अपनाया गया। ठीक। पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया? तो गौड़ शैली को। पटचित्र कपड़े पर बनाए जाते थे। ठीक है। अब देखिए कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए। क्या? कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो N.C. मेहता को गुजरात से मिली। ठीक। तो वो है बसंत विलास। अब देखो श्री मेहता को बसंत विलास का स्क्रॉल कब मिला? क्या? श्री मेहता को बसंत विलास का स्क्रॉल कब मिला? तो वो मिला था 1925 में। कब मिला? 1925 में। यह किस प्रकार का चित्रपट है?
क्या यह किस प्रकार का चित्रपट है? तो वो है कुंडली नुमा। क्या? कुंडली नुमा। बसंत विलास के चित्रपट में कितने चित्र हैं? कितने हैं? 79। ठीक। अब देखो किस ग्रंथ में केवल अलंकरण किया गया? किस ग्रंथ में केवल अलंकरण किया गया? तो 1062 ईस्वी में प्राप्त भगवती सूत्र की प्रति में चित्रों के स्थान पर अलंकरण किया गया। ठीक। किस ग्रंथ में? भगवती सूत्र की प्रति जो है उसमें चित्रों के स्थान पर अलंकरण किया गया। ठीक। अब हम देखते हैं चौर पंचशिखा के चित्रों में क्या चित्रित है? क्या है प्रश्न? चौर पंचशिखा के चित्रों में क्या चित्रित है? चौर पंचशिखा के चित्रों में क्या चित्रित है? तो वो है बिल्हण और चंपावती की प्रणय लीला। क्या? बिल्हण और चंपावती की प्रणय लीला। अब देखिए हम चित्र माध्यम से देख लेते हैं। बिल्हण चंपावती चौर पंचशिखा अपभ्रंश शैली देखिए। आइए हम और भी देख लेते हैं प्रश्न। सबसे पहली चित्रित क्या? सबसे पहली चित्रित कृति ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपि कौन सी है? तो वो है निशीथ चूड़। क्या है? निशीथ चूड़। अब देखिए निशीथ चूड़ का निर्माण काल क्या है? निशीथ चूड़ का निर्माण काल क्या है? तो वो है सिद्धराज जयसिंह का राज्यकाल 1100 ईस्वी। सिद्धराज जयसिंह का राज्यकाल 1100 ईस्वी। अब देखते हैं हम पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? क्या? पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? तो वो है गयासुद्दीन खिलजी के समय में, जिसका समय है 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य। ठीक। अब देखिए 16वीं शताब्दी में क्या 16वीं शताब्दी के कौन से दो ग्रंथ हैं जिनके चित्रों की आकृतियों में सजीवता दिखाई देती है, जिसने राजस्थानी शैली के जन्म में सहयोग दिया? क्या है हमारा आंसर? रतिरहस्य और लौर चंद्रा। क्या? रतिरहस्य और लौर चंद्रा। अब देखते हैं महावीर की माता त्रिशला के 16 सपनों को किस शैली में मुख्य रूप से चित्रित किया गया? ठीक। आंसर हमारा है अपभ्रंश शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र के चित्रों में। क्या? अपभ्रंश शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र के चित्रों में। ठीक है। अब देखिए लौर चंद्रा के लेखक कौन थे? तो वो थे मुल्ला दाऊद। ठीक। कौन थे? मुल्ला दाऊद। अब देखो जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित हैं? तो वो है कालिकाचार कथा। क्या? कालिकाचार कथा में। ठीक। अब देखो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया अपभ्रंश शैली में। किसमें? अपभ्रंश शैली में किया गया था। ठीक है, बहुलता से प्रयोग किया गया था। अब देखो चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप में विकृत तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है जैन शैली। ठीक। आइए अब हम देखते हैं कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं। क्या? कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? तो वो हैं तीर्थंकर की। किसकी?
तीर्थंकर की। ठीक, अब देखिए भारत में आरंभिक पुस्तक चित्रण की परंपरा मुख्यतः किस शैली से जुड़ी है? तो वो है अपभ्रंश शैली से। किससे? अपभ्रंश शैली से। बसंत विलास का पटचित्र किसे मिला था? क्या बसंत विलास का पटचित्र किसे मिला था? तो वो है केशवराय हर्षदराय ध्रुव को 1925 में। क्या? केशवराय हर्षदराय ध्रुव को सन 1925 में मिला था। ठीक है, अब देखिए अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीनतम प्रेमाख्यान कौन सा है? क्या? अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीनतम प्रेमाख्यान कौन सा है? तो वो अवधी भाषा में लिखा प्राचीनतम प्रेमाख्यान कौन सा है? लौर चंद्रा, अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक, अब देखो स्वा मेहता ने 1926 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, क्या स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, किस शैली का उल्लेख है? तो वो है गुजरात शैली का। किस शैली का? गुजरात शैली का। अब हम देखते हैं कल्पसूत्र की कुल कितनी प्रतियां हैं? तो वो है 5। कितनी? 5 हैं। अब देखो बसंत विलास में किसका वर्णन है? तो बसंत विलास में वसंत आगमन और विशेष रूप से फाल्गुन मास का है। ठीक, किसका? वसंत विलास में वसंत आगमन और विशेष रूप से फाल्गुन मास का है। ठीक है, अब देखो कालिदास की महान काव्य रचना कौन सी है? तो वो है ऋतुसंहार। ठीक है, क्या है? ऋतुसंहार कालिदास की महान काव्य रचना है। अब देखो बसंत विलास की प्रति किन शासकों के समय में गुजरात में लिखी गई? तो वो है मुसलमान शासकों के समय में लिखी गई थी। ठीक, आइए आज इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, आज बस इतना। ओके, थैंक्स।